इंडियन एयरफोर्स की फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट SU-30 MKI में अभी 2 एडिशनल पायलट्स को ऐड करने का फैसला किया गया है। इंडियन नेवी की तरफ से अभी प्रोजेक्ट 75I के बदले सीधे न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाने का फैसला किया जा रहा है। चाइना की तरफ से अभी एक बार फिर से तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में अपनी लॉन्ग रेंज की आर्टिलरी ब्रिगेड को तैनात करना शुरू कर दिया गया है और अंत में ईरान की तरफ से अभी कुछ ऐसा किया गया है जिससे भारत को काफी नुकसान होने के साथ साथ भारत और ईरान के रिलेशन में भी थोड़े तकरार आ सकते हैं। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की SU-30 MKI एयरक्राफ्ट को लेके। आप सभी जानते हैं कि ये इंडियन एयरफोर्स का मेन फाइटर एयरक्राफ्ट है और अभी इसको इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन फाइटर भी कहा जाता है, जिस वजह से SU-30 MKI एयरक्राफ्ट भारत के लिए काफ़ी मायने रखता है और दुश्मन के साथ होने वाली किसी भी फाइट के दौरान ये सबसे आगे रहने वाला है। लेकिन इनको लगभग 20 साल पहले इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था, जिस वजह से ये लगभग 18 से 20 साल पुराने हो चुके हैं और इन 20 सालों में टेक्नोलॉजी काफी हद तक आगे बढ़ चुका है, जिस वजह से इनको वर्तमान के स्टैंडर्ड में अपग्रेड करना भी काफी जरूरी है, वरना ये दुश्मन के मुकाबले पीछे पड़ सकते हैं। इसी वजह से 2022 तक ही SU-30 MKI एयरक्राफ्ट को सुपर सुकोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का प्लान किया गया था, जिसमें अभी पहले के मुकाबले काफी सारे चेंजेस किए जा चुके हैं और अभी इसमें ज्यादातर इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है और इंजन और ऐसे ही कुछ मेजर कंपोनेंट रहेंगे जिसको रशिया की तरफ से सप्लाई किया जाएगा। इनिशियली 272 में से लगभग 220 सुखोईज को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का फैसला किया गया था, लेकिन अभी कुछ ऐसे रिपोर्ट सामने आया जिसमें ये बताया गया कि उनमें से अभी 150 सुखोईज में 2 एडिशनल वेट हार्ड पॉइंट्स को ऐड करने का फैसला किया गया है, जिसमें SU-30 2 एडिशनल ड्रॉप टैंक को कैरी कर सकता है, जिसमें लगभग 1400 kg के आसपास फ्यूल को कैरी किया जा सकेगा और इसी वजह से इसका जो रेंज है वो थोड़ा इंक्रीज होने वाला है। अभी SU-30 MKI में 12 हार्ड पॉइंट मौजूद है, लेकिन इनमें से कोई भी वेट हार्ड पॉइंट नहीं है और अभी SU-30 में लगभग 9640 kg के आसपास की फ्यूल को कैरी किया जा सकता है, जिसकी वजह से इसका जो रेंज है वो लगभग 3000 किलोमीटर तक बताया जाता है। तो अभी इसमें एडिशनल 1400 kg के आसपास फ्यूल को ऐड करने की वजह से इसकी कॉम्बैट रेडियस और रेंज कुछ हद तक इंक्रीज होने की उम्मीद किया जा सकता है और ये हमको लॉन्ग रेंज की फेरी फ्लाइट में मदद करने वाला है, क्योंकि बीच में हमको बार बार मिड एयर में रिफिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अभी SU-30 में जितना रेंज है वो हमारे हिसाब से काफी है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। आप सबको पता होगा कि नेवी की तरफ से अभी एडिशनल 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को इंडक्ट करने का फैसला किया गया था, जिसके लिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिलने का इंतजार किया जा रहा था और 2030 तक ऐसे पहले 3 सबमरीन को नेवी में शामिल करने का फैसला किया गया था। लेकिन अभी इसमें नेवी की तरफ से कुछ और चेंजेस करने का फैसला किया गया है, क्योंकि अभी सुनने को मिल रहा है कि नेवी की तरफ से हाल ही में गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट किया गया था, जिसमें अभी नेवी की तरफ से अपने फ्यूचर कन्वेंशनल अटैक सबमरीन फ्लीट को न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन की फ्लीट से रिप्लेस करने का फैसला किया गया है। यानी कि नेवी की तरफ से अभी एडिशनल 6 कन्वेंशनल सबमरीन को खरीदने के बदले सीधे न्यूक्लियर पावर सबमरीन को इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है। अभी तो वाजपेयी सरकार के द्वारा 1999 में तय किया गया था कि इंडियन नेवी की तरफ से आने वाले 30 सालों में कितने सबमरीन इंडक्ट किए जाएंगे, जिसको इंडियन नेवी का 30 ईयर प्लान कहा जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ चैलेंजेस भी काफी बढ़ गए हैं और पहले टोटल 24 कन्वेंशनल सबमरीन को बनाने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी उसको 18 तक ही सीमित रख के एडिशनल 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाने का प्लान किया जा रहा है। अभी हमारे पास 12 पुराने कन्वेंशनल सबमरीन है और 3 नए स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन मौजूद हैं। तो आगे चल के जो प्रोजेक्ट 75I था उसमें मॉडिफिकेशन होने की उम्मीद किया जा सकता है, क्योंकि नेवी के मुताबिक अगर हम AIP सिस्टम वाले कन्वेंशनल सबमरीन को इंडक्ट करते हैं तो उनके मुकाबले न्यूक्लियर सबमरीन ज्यादा बेहतर होने वाले हैं। और साथ ही चाइना की तरफ से भी अभी अपने अंडर वाटर फ्लीट और न्यूक्लियर सबमरीन की फ्लीट को काफी तेजी से एक्सपेंड किया जा रहा है और इसको काउंटर करने के लिए हमारे पास भी न्यूक्लियर सबमरीन की फ्लीट होना काफी जरूरी है। और साथ ही बजट को देखते हुए भी हम एक ही बार में कन्वेंशनल सबमरीन के साथ साथ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को इंडक्ट नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से हो सकता है अभी प्रोजेक्ट 75I को पोस्टपोन करके पहले न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने का फैसला किया जा सकता है, या फिर उसी फंड को न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाने के लिए सेव भी किया जा सकता है। और उसके बाद हमारे पास जो कलवरी क्लास के सबमरीन अभी मौजूद है, इनको आगे चल के AIP सबमरीन में कन्वर्ट किया जा सकता है।
अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके। जब एक तरफ भारत में चाइनीज रायता फैलने की वजह से हमारे देश की अंदरूनी हालत काफ़ी ख़राब होने लगे हैं और अभी हम काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, इसी बीच चाइना की तरफ से बॉर्डर में फिर से डिप्लॉयमेंट वगैरह करना और अपनी आर्टिलरी से लेके रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया गया है। ग्लोबल टाइम की तरफ से दी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी चाइनीज आर्मी में एक नई आर्टिलरी यूनिट को शामिल किया गया था, जो कि ह्यूज नंबर में इंडियन आर्टिलरी सिस्टम को आउट नंबर करने वाला है। अब पहले तो चाइना की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब अपने PLH-03 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को तैनात किया गया था, जो कि 300 mm की रॉकेट को फायर कर सकते हैं और ये आसानी से 120 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। इसके अलावा अभी ये भी सुनने को मिल रहा है कि चाइना की तरफ से अभी तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में अपनी PCL-161 और PCL-181 आर्टिलरी सिस्टम को भी डिप्लॉय किया जा रहा है। ये एक तरीके से सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स है, जिसमें से PCL-161 एक 122 mm की गन है और PCL-181 एक 155 mm की 52 कैलिबर की आर्टिलरी गन है और ये 40 किलोमीटर से लेके 70 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, जो कि वर्तमान की भारत की किसी भी आर्टिलरी गन को आउट परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा ये जो PCL-161 आर्टिलरी गन है, इसे डायरेक्ट फायर मोड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये सिस्टम 181 गन में मौजूद है या नहीं, ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन चाइना अभी अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड को काफी मजबूत करके डिप्लॉयमेंट वगैरह कर रहा है और अभी सिंजान मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में 3 मोटराइज इन्फेंट्री डिवीजन, एक स्पेशल ऑपरेशन ब्रिगेड, एक हाई पावर आर्टिलरी ब्रिगेड, 2 इन्फेंट्री रेजिमेंट, एक एयर डिफेंस ब्रिगेड, 2 बॉर्डर डिफेंस रेजिमेंट, एक रॉकेट फोर्स ब्रिगेड और DF-26 जैसे बैलिस्टिक मिसाइल को भी तैनात किया जा चुका है, जिससे साफ होता है कि चाइना आगे चल के इस रीजन से पीछे जाने वाला नहीं है और अगर फ्यूचर में भारत और चाइना के बीच बॉर्डर को लेकर कोई मतभेद हुआ तो ये जंग का रूप ले सकता है। अगला अपडेट नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर है, जो कि आगे चलकर राफेल को रिप्लेस करने वाला है। आप सभी को पता होगा कि यूरोपियन जायंट डसॉल्ट एविएशन और एयरबस एक साथ मिलकर एक नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट को डेवलप करने वाले थे, जो कि आगे चल के यूरो फाइटर टाइफून और राफेल को रिप्लेस करने वाला था। लेकिन बीच में इसमें डसॉल्ट और एयरबस के बीच थोड़े मतभेद हो गए थे, जिस वजह से ये प्रोजेक्ट थोड़ा आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अब ऐसा वक्त भी आया था जहां पर यह भी सुनने को मिल रहा था कि इस प्रोग्राम को भी कैंसिल कर दिया जाएगा और दोनों अपने अपने एयरक्राफ्ट को डेवलप करेंगे। लेकिन अभी फाइनली एयरबस और डसॉल्ट एविएशन के बीच जो भी मतभेद चल रहा था उन सभी को क्लियर कर दिया गया और अभी इसके लिए फ्रांस, जर्मनी और स्पेन एक साथ मिलकर लगभग $120 बिलियन की एग्रीमेंट को साइन कर चुके हैं, जिसके अंदर यूरोप की सबसे एडवांस फाइटर जेट को डेवलप किया जाएगा। इसमें से अभी एयरबस और डसॉल्ट एविएशन के बीच 50-50 पार्टनरशिप का एग्रीमेंट साइन किया गया है। ठीक इसी तरीके से यूके की तरफ से अभी इटली के साथ मिलकर अपनी टेम्पेस्ट प्रोग्राम को भी शुरू किया गया है। अब डसॉल्ट और एयरबस के बीच मतभेद होने की वजह से टेम्पेस्ट प्रोग्राम थोड़ा आगे चल रहा है और उम्मीद है कि इसको 2035 तक ऑपरेशनल करना शुरू कर दिया जाएगा। जबकि FCS प्रोग्राम की बात करें तो इसके अंदर बनने वाले एयरक्राफ्ट 2040 के आसपास ही ऑपरेशन होने वाले हैं। अब यहाँ पर एक चीज लोगों को काफी कंफ्यूज करता है और वो लोग इसको एक ही एयरक्राफ्ट समझते हैं, जबकि टेम्पेस्ट और FCS दोनों अलग एयरक्राफ्ट हैं। हालांकि इनकी प्राइमरी रोल लगभग सेम होने वाली और ये दोनों ही राफेल और यूरोफाइटर को रिप्लेस करने वाले हैं। लेकिन टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये सिर्फ यूरोफाइटर को रिप्लेस करने वाला है। अगला अपडेट ईरान को लेकर और अभी ईरान की तरफ से लिए गए एक फैसले से भारत शायद ही खुश होने वाला है और एक तरीके से इस फैसले को सेल्फिश फैसला भी कहा जा सकता है। तो खबर ये है कि पर्शियन गल्फ में एक बहुत बड़ी ऑयल और नेचुरल गैस की रिजर्व को लेके पिछले कई सालों से भारत और ईरान के बीच नेगोशिएशन किया जा रहा था और अभी ईरान की तरफ से उसी ऑयल और नेचुरल गैस की रिजर्व को, जिसका निकनेम फरजाद भी रखा गया था, उसको अभी लोकल कंपनी को दे दिया गया। अब हालांकि जो ऑयल फील्ड था ये ईरान के इलाके में आता था, तो उसका ऑफिशियली हक बनता है कि वो जिसको चाहे उसे यहाँ से ऑयल निकालने की कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है। लेकिन सबसे पहले जो रिजर्व था इसको भारत की तरफ से ही खोजा गया था और हमारी ONGC विदेश लिमिटेड की तरफ से ही इस ऑयल फील्ड को खोजा गया था, जो कि लगभग 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का गैस रिजर्व था और इसमें से लगभग 60% रिसोर्स निकाले जा सकते थे। इसके लिए 2008 में ही ONGC विदेश लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर $11 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया था और इसको लेके ईरान के साथ भारत 2008 से ही नेगोशिएशन कर रहा था, जिसमें आगे बढ़ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि ईरान के ऊपर काफी सारे इंटरनेशनल सैंक्शन लगा दिए गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी भारत यहाँ पे इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। फिर 2016 में एक नए फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट के साथ इसको दोबारा नेगोशिएशन करना शुरू किया गया था और इसको एक इंटीग्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डेवलप करने का प्लान किया जा रहा था। लेकिन अभी ईरान की तरफ से इस टेंडर से भारत को बाहर करके ऑफिशियली इसे अपने लोकल कंपनी को देने का फैसला किया गया है। वैसे कुछ दिन पहले आपको मैंने ये भी बताया था कि ईरान अभी चाइना से
J-10C एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहता था और ईरान पैसे के बदले यहाँ पे चाइना को ऑयल से पेमेंट करने की कोशिश कर रहा था। तो मे भी इसके पीछे चाइना भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये बात अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी ईरान की तरफ से अब ये जो किया गया था, इससे भारत को काफी नुकसान होने वाला है, क्योंकि अभी तक भारत की तरफ से वहां पर लगभग $400 मिलियन इन्वेस्ट किया जा चुका था। अगला अपडेट कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम और भारत फॉग को लेकर। वैसे देखा जाए तो ये भी कल्याणी ग्रुप का एक सब्सिडियरी कंपनी था, लेकिन कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम एक इंडो इजरायली जॉइंट वेंचर कंपनी था, जिसमें कल्याणी ग्रुप या भारत फॉग के पास 51% शेयर मौजूद थे, जबकि इजरायल के रफाल एडवांस सिस्टम के पास 49% शेयर मौजूद थे। लेकिन अभी भारत फॉग की तरफ से इसकी सभी शेयर को खरीदने का फैसला किया गया है। अब इनिशियली जो कंपनी था, इसको बैराकिड सिस्टम को मैन्युफैक्चर करने के लिए बनाया गया था और ये भारत डायनामिक लिमिटेड को 1000 के आसपास बैराकिड मिसाइल की सब सिस्टम किट को सप्लाई करने वाले थे। अभी इस कंपनी के पास उन मिसाइल्स को मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस मौजूद है, लेकिन अभी शायद एक बार फिर से डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसे रिन्यू करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो एडिशनल शेयर अभी भारत फॉग ने एक्वायर किया था, इसको लेके अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूवल मिलने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद ये सीधे तौर पर किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकेंगे और अभी एक कंप्लीट इंडियन डिफेंस सेक्टर कंपनी होने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।